हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको जीएनएफसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस कंपनी का हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं और उसके बाद में हम ये भी बताएंगे कि इसमें आपने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, इसके नाम में ही हमें पता चलता है कि ये कंपनी फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, 1976 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि अराउंड 45 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। और गुजरात में भरूच में इन्होंने अपनी स्टार्टिंग, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट की थी। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो पहले इन्होंने आईटी सर्विसेज में काम स्टार्ट किया था और अभी ये फोकसली अगर हम देखेंगे तो केमिकल और फर्टिलाइजर्स में ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, अगर यहाँ पर आपको लगेगा कि कहाँ पे ज़्यादा फोकस हमें कंपनी का नज़र आता है, तो देखिए अराउंड 70% का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हमें यहाँ पे जो केमिकल वाला पार्ट है वहाँ से आता हुआ नजर आता है और 30% का जो रेवेन्यू है वो कंपनी का फर्टिलाइजर्स के बिजनेस से आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनका जो मेन फोकस है, ये कंपनी बल्क केमिकल्स बनाती है जो कि वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। तो इनका मेन फोकस हमें उस केमिकल इंडस्ट्री में ही नज़र आता है। तो देखिए, डेफिनेटली अगर हम देखेंगे जिस तरीके से ये जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी हमें यहाँ पे नज़र आती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली ये जो पूरा केमिकल्स वाला पार्ट है और ख़ास करके ये जो एक्सपोर्ट वाली जो बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो ये जब भी इनके जो एक्सपोर्ट होंगे और अगर डॉलर आने वाले टाइम पे लगातार स्ट्रांग होता चला जाएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली इन कंपनीज के लिए आने वाले टाइम पे हमें एक अच्छी ग्रोथ नज़र आती है। तो देखिए, लगभग 9,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और ये अभी सिर्फ 6 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, जबकि अगर हम इंडस्ट्री के पी की बात करेंगे तो 10.7 का इंडस्ट्री का पी हमें नजर आता है। तो देखिए, ये जो इंडस्ट्री का पी यानी कि मोस्टली अगर हम देखेंगे तो मार्केट में इसको जो फर्टिलाइजर्स कंपनीज हैं उनसे कंपेयर किया जाता है। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से इस कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इनका 70% यानी कि मोस्टली इनका जो रेवेन्यू का नंबर है वो केमिकल के बिजनेस से आ रहा है। तो मार्केट में अगर हम देखेंगे तो केमिकल्स के बिजनेस के वैल्यूएशन के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15 या 20 के पी रेशियो मार्केट दे रहा है। तो वहाँ पे वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है, क्योंकि इसका मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ वो ये कि डेट का नंबर यहाँ पे सिर्फ 10 करोड़ का है, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। अगर आरओसी के नंबर्स की बात करेंगे तो 16% का आरओसी का नंबर है और 12.3% का आरओई का नंबर है। और जिस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है आने वाले 5 से 6 महीने में, ये जो नंबर है और खास करके इस 9 महीने में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, तो ये जो पूरा फिनेंशियल ईयर एंड होगा तो इसका जो आरओसी और आरओई का नंबर होगा वो हमें डेफिनेटली अराउंड 20% के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 419 रुपये की यहाँ पे बुक वैल्यू है और यहाँ पर अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो ये नंबर आता है 1.39 टाइम्स पे। देखिए, वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे ये कंपनी हमें काफ़ी अच्छी नज़र आती है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 1.38% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है। तो डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, यानी कि लगभग अभी 600 रुपये के लगभग ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि 9 से 10 रुपये का ये कंपनी हमें डिविडेंड देती है। तो देखिए, आने वाले टाइम पे जिस तरीके से अगर लगातार अर्निंग्स बढ़ेगी तो ये जो डिविडेंड का नंबर है वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, वैसे अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने 17-18 वाले ईयर में आई थी इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसके बाद 3 साल तक कंपनी ने उस प्रॉफिटेबिलिटी को रिपोर्ट नहीं किया है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अभी जो 9 महीने हुए हैं, यानी कि अप्रैल से लेके दिसंबर तक के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का नेट प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया है। तो देखिए, जहाँ पे कंपनी 700-800 करोड़ कमा रही थी और अभी कंपनी ने 9 महीने में 1000 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट कमा लिया है, तो ये आप सोच सकते हो कि क्या काइंड ऑफ ग्रोथ ये कंपनी अभी हमें दिखाती हुई नजर आ रही है। तो ये देखिए, मैं ये फैक्ट्स आपके सामने जो मैं बोल रहा हूँ 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट, ये आपको भी दिखाने वाला हूँ।
तो देखिए अगर हम कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पहले इतनी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अगर हम पिछले साल के यानी कि सितंबर 2020 से अगर हम देखेंगे तो उसके यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ रुकी नहीं है, लगातार कंसिस्टेंटली ये कंपनी हमें ग्रोथ दी हुई नजर आई है। एक जून 2021 वाला ये जो क्वार्टर है तो यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स थे वो क्यों गिरे थे, क्योंकि वहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है, तो उसी की वजह से वो नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर देखिए, देखिए 240 करोड़ का, देखिए कोविड की सेकंड वेव में वहाँ पे कंपनी ने 240 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया। तो देखिए जब एक नॉर्मल सी इकोनॉमी में देखने को नहीं मिल रही है तो कंपनी पहले 800 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाती थी, यानी कि लगभग 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट ऑन एन एवरेज हर क्वार्टर में। तो एक नॉर्मल पीरियड में भी, जब नॉर्मल सी नहीं है इकोनॉमी में, तब भी अभी कंपनी 240 करोड़ कमा रही है। तो ये काइंड ऑफ ग्रोथ आप देख सकते हो, काइंड ऑफ डिमांड जो केमिकल की हमें ग्लोबली देखने को मिल रही है, तो वो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 282 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में ये नंबर आया है 538 करोड़ पे। देखिए एक फिनोमिनल ग्रोथ ये कंपनी में हमें देखने को मिल रही है, और सबसे बड़ा मेन रीजन जो हमें यहाँ पे नजर आता है वो ये है कि कंपनी डेट फ्री है। तो देखिए जब कंपनी डेट फ्री होती है तो जितना ज़्यादा नेट प्रॉफिट का नंबर बढ़ता है तो वहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनी रिवॉर्ड करती है, क्योंकि उन्हें एक अच्छा डिविडेंड वहाँ पे मिलता है। देखिए अराउंड 41% की हमें यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग नजर आती है। आपको लगेगा कि प्रमोटर्स का होल्डिंग काफी कम है, लेकिन देखिए आपके सामने डेटा हमने रखा हुआ है कि लगभग 2 साल का ये डेटा है, तो 2 साल से हमें यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंज देखने को नहीं मिला है, तो ये एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे लगातार एफआईआई की होल्डिंग हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, देखिए पिछले 5 महीने से एफआईआई अपना स्टेक कम कर रहे हैं, यानी कि स्टेक कम कर रहे हैं, इस कंपनी में स्टेक कम नहीं कर रहे, यानी कि पूरे ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो 1.9 लाख करोड़ की टोटल सेलिंग एफआईआई की तरफ से हुई है। तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें तो 5 महीने का अगर हम ट्रेंड की बात करेंगे तो लगातार यहाँ पे जो एफआईआई की होल्डिंग है वो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो 17% की होल्डिंग एफआईआई के पास है, लेकिन डीआईआई ने अपने यहाँ पे होल्डिंग कम की है। लेकिन मेरे ख्याल से डीआईआई का हमने देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डीआईआई एट दी एंड क्या करते हैं कि जो एफआईआई होते हैं वो अपना स्टॉक सेल कर रहे होते हैं, और वो यहाँ पे उस वक्त डीआईआई को बचाने के लिए आना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है। और ये जो इतना नॉर्मल वैल्यूएशन स्टॉक को मिल रहा है, इसका मेन रीजन ही यही है, क्योंकि ये जो 34% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, और जब फ्री फ्लोटिंग वाला नंबर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे जो प्रीमियम वैल्यूएशन या फिर जो नॉर्मल वैल्यूएशन होते हैं उतने स्टॉक को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर ये कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो देखिए ये जो कंपैरिजन है ये पूरा फर्टिलाइजर्स कंपनी से, तो मेरे ख्याल से ये पीयर कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब कंपनी का 70% का जो रेवेन्यू है वो अगर केमिकल्स से आ रहा है तो वहाँ पे आप फर्टिलाइजर्स से कैसे कंपेयर कर सकते हो। तो भी अगर हम ये भी अगर हम देखेंगे तो आरसीएफ ये भी एक केमिकल कंपनी हमें नज़र आती है। तो ये देखिए अगर हम देखेंगे तो 6.62 का पी रेशियो इस कंपनी का है। उसके अलावा जितनी भी कंपनीज है तो उनका पी रेशियो यहाँ पे ज़्यादा है। अगर डिविडेंड डील की बात करेंगे तो ऑल ओवर हर कंपनी का पी रेशियो का नंबर भी हमें यहाँ पे ज़्यादा नजर आता है। तो ये स्टॉक आप आपके रडार पे रख सकते हो। अगर वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे बात करेंगे तो 2 कंपनीज यहाँ पे इससे ज़्यादा मार्केट कैप वाली है, एक का नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल और एक का नाम है चंबल फर्टिलाइजर, और तीसरे नंबर पे हमें जीएनएफसी नजर आती है। तो देखिए 584 पे ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे, यानी कि लगभग 1 से 1.5% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये जो फर्टिलाइजर वाला बिजनेस है वहाँ पे डिपेंडेंसी काफ़ी कम है, सिर्फ 30% की डिपेंडेंसी, और एक तरीके से देखा जाए तो कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें फर्टिलाइजर के बिजनेस में देखने को नहीं मिलती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे फर्टिलाइजर के बिजनेस को एक अलग से बता रहा हूँ। देखिए 70% की जो डिपेंडेंसी यहाँ पे केमिकल्स के ऊपर हमें नजर आती है, तो मेरे ख्याल से वो एक ग्रोथ फैक्टर नजर आता है। तो भले ही आपको लग रहा होगा कि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जो 1 साल में जो 100% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं तो वो एक्सपेक्टेशन आपकी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशन डबल डिजिट में हो सकती है, यानी कि 10% से ज़्यादा के रिटर्न आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप
ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे यानी कि 100% पिछले साल बढ़ा था तो अभी भी 100% बढ़ेगा, तो ये एक्सपेक्टेशन आपकी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक अच्छी डबल डिजिट के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पे रख सकते हैं। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तो बने रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको डर लग रहा है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो हम क्या करें? देखिए 30% वैसा लमसम डाल दीजिए और 70 या फिर आपका जो भी है लगभग 40 to 50% आप अपना लमसम डाल दीजिए और बाकी का जो 50 रुपये आपके पास बचेगा वो आप स्टैगर्ड वे में जा सकते हैं। हाँ, 50 रुपये का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 100 रुपये, यानी कि अगर आपके पास 10,000 रुपये पड़े तो 10,000 में से 5,000 रुपये भी डाल दीजिए, 5,000 रुपये बाद में डालना, इसका मतलब ये। और शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ये जो पूरा केमिकल्स वाला पार्ट है यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी मार्केट काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन ये जो क्रूड ऑयल वाले जो डेरिवेटिव्स वगैरह हैं तो वहाँ पे भी जो लगातार जो इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल सकता है, तो पूरे सेक्टर्स में जो भी ये कमोडिटी वाला जो एरिया है वहाँ पे थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, इन्फ्लेशन का पार्ट रह सकता है, तो रॉ मटेरियल के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये जो Q4 के नंबर्स हैं तो वहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म में आपने यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि GNFC के पूरे डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।